Hello students, this is Kundan Gupta and welcome to our YouTube channel AP Mathematics। पिछले वीडियो में जब मैंने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था तो बच्चों का ये कमेंट था, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना एक बार और सिखा दीजिए। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो यही है कि हाउ रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये नंबर लाइन ना बोल के रियल नंबर लाइन बोलिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। कारण भी मैंने बताया था लेकिन अगर उसको डिस्कस फिर से किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन सब बातों को डील किया गया है। फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हम इरेशनल नंबर को यानी कि √2, √5, √8, √10 इस टाइप के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। रिप्रेजेंट √2, √5, √8, √10, √13, 17 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं और इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने अभी फिलहाल वैसे नंबर्स को लिखा है जो कि एक ही बार में डायरेक्ट, यानी कि ऐसे नंबर्स का मैंने चूजिंग किया है जिसको हम एक ही बार में डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। लेकिन इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल √3, √6, √7, √12 इस टाइप के नंबर्स जिनको डायरेक्ट ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वैसे नंबर को, वैसे सर्ट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग √2 से। ये आपका नंबर लाइन है। अगर मैं बोलूं कि 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कीजिए तब तो आप बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। 0 और 1 के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा ये 1 यूनिट का होगा। आप यहाँ सर्कल कर दीजिएगा और हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये आसान इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है कि 1 यूनिट का लेंथ कितना बड़ा होगा। हम अगर इंच लेते हैं तो इंच के अकॉर्डिंग लेंथ होगा, अगर हम सेंटीमीटर इस पर लिखते हैं तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपका लेंथ होगा। लेकिन अगर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या किसी नंबर लाइन पे या किसी स्केल में आप हमें ये बताइए कि कोई ऐसा स्केल है जिस पर √2 लिखा होता है? तो हमें मालूम है ही नहीं कि √2 कितना बड़ा होता है। हमें तो फिलहाल ये मालूम भी नहीं है कि √2 कितना बड़ा होता है, उसका लेंथ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा लेंथ होगा या इतना बड़ा लेंथ होगा। तो जब तक हमें √2 का लेंथ नहीं मालूम होगा कि कितना बड़ा √2 का लेंथ होगा, तब तक जो है हम इसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें कि √2 का लेंथ हमें फाइंड आउट हो जाए, हम √2 का लेंथ फाइंड आउट कर लें। तो फाइंड आउट करना बहुत आसान है। उसके लिए हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जानते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे और एक थ्योरम का यूज करेंगे जो कि आप पहले के क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। इस दो, एक कौन सा? राइट ट्रायंगल और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों का यूज करके सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि √2 कितना बड़ा होता है, √2 का लेंथ कितना बड़ा होता है, √5 का लेंथ कितना बड़ा होता है, √8 का लेंथ कितना बड़ा होता है। ये जो नंबर्स मैंने लिखा है ये आप डायरेक्ट एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं √2 से। तो √2 का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। कैसा? वो देखिए, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिसका बेस, हालांकि हम आपको ये भी बता चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है हाइपोटेनस, और बाकी जो दोनों साइड्स हैं जो राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं
बाकी की जो दोनों साइड्स हैं जो राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये तो हाइपोटेनस है, ये फिक्स्ड है, लेकिन बाकी दोनों में से कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, वो आपके एंगल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो हम इस दोनों साइड की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि स्केल से 1 यूनिट का लेंथ मेजर किया जा सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये हमारा 1 यूनिट का हम लेंथ का ये ड्रॉ कर देंगे, ये 1 यूनिट का होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, स्केल से मेजर कीजिएगा 1 यूनिट का लेंथ कहाँ जा रहा है, फिर क्या करना है, 1 यूनिट का लेंथ ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप कहिएगा सर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होता है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का दो तरीका है, एक कंपास का यूज करके और एक प्रोटेक्टर का यूज करके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर से ज़्यादा आसान होगा। कैसे ड्रॉ करना है, तो ये जो आप मिडिल वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये जो मिडिल वाला पॉइंट, यहाँ पे इसके एंड पॉइंट को लिख देना है। ये मिडिल वाले पॉइंट को देखिए, मैं इस पॉइंट पे, ये जो इसका एंड पॉइंट है यहाँ रखूंगा, रख दिया। और ये जो लाइन आ रही है सबसे नीचे वाली जो लाइन है, इसको मैं इसके साथ, ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं इसके साथ कोइंसाइड करूंगा। तो जब इस लाइन को कोइंसाइड करूंगा तो मुझे सामने जाता हुआ दिखेगा कि 90 डिग्री का एंगल जो है कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 90 का एंगल फॉर्म कर दूंगा। ये हमारा 90 का एंगल सही फॉर्म हो रहा था। अब कहिएगा सर 90 का एंगल फॉर्म करेंगे तो बड़ा छोटा भी तो हो सकता है, केवल एक्यूरेट 1 यूनिट का थोड़ा ही होगा। तो बिल्कुल सही, आपको जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उस समय ये नहीं देखना है कि इसका लेंथ कितना बड़ा है, जितना बड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए उतना बड़ा आप ड्रॉ कर दीजिए। और जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो फिर यहां से आपको देखना है कि 1 यूनिट कहां तक जा रहा है। मान लीजिए कि यहां तक आया, तो यहीं पे आपको, जैसे इसको हम ए ले लिए, ये बी हमारा हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट इसका ले लेना है। तो ये भी 1 यूनिट का हो गया, ये भी 1 यूनिट का हो गया। और जब इसके हाइपोटेनस को जब हम ड्रॉ करेंगे, जब इसके इस दोनों पॉइंट को मैच करेंगे तो ये हाइपोटेनस ही ड्रॉ होगा ना। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, AC। हाइपोटेनस कौन है, AC हाइपोटेनस है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बेस और परपेंडिकुलर है तो मैंने बोला है कि दोनों में से किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है। चलिए मैं AB की जगह ही बेस लिख देता हूं, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, हमें AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि AC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो AB की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये बताइए कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमें तो AC की वैल्यू चाहिए ना, तो जब AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस स्क्वायर के कारण इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा √2। यानी कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें जिसका बेस 1 यूनिट का हो, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का हो, तो उसका हाइपोटेनस जो होगा उसका लेंथ √2 यूनिट का होगा। तो हमें तो मिल गया कि √2 कितना बड़ा है। अब इतना बड़ा लेंथ हमको स्केल से मेजर करना है और ले जाकर इसको रिप्रेजेंट कर देना है कि √2 कितना बड़ा होगा। अब देखिए इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट, नंबर लाइन को एक ड्रॉ किया। अब हम ये देखेंगे जो वर्क हमने यहाँ किया है ना, बस वही वर्क अब हमें नंबर लाइन पे करना है।
यानी कि यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने जो ट्रायंगल वाला वर्क किया है, यही ट्रायंगल वाला वर्क अब हमें नंबर लाइन पर करना है। क्या करेंगे, तो हम एक बेस तैयार करेंगे जो 1 यूनिट का होगा। तो 1 यूनिट का लेंथ तो आपको यही मिल जाएगा, ये रहा आपका 0 से लेकर 1 तक आपका हो गया 1 यूनिट, ये आपका हो गया 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट। फिर क्या करना है, 1 यूनिट का ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम यहां से कंपास या प्रोटेक्टर, आप जिसका यूज करें, प्रोटेक्टर का यूज कीजिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। प्रोटेक्टर का यूज करके आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर देना है। तो हमने यहाँ राइट एंगल ड्रॉ किया। अब ये जो ये 1 यूनिट का है, तो ये भी तो हमें 1 यूनिट का ही चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 1 यूनिट कितना लंबा जा रहा है। इसे आप थोड़ा लंबा भी ड्रॉ कर दीजिएगा ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको लंबा आगे तक बढ़ा भी दीजिएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें जो बस यहाँ देखना है कि यहाँ से 1 यूनिट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट मेजर करेंगे। लेट यहाँ पे आपका जो 1 यूनिट आ गया। इसका हम एक नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसका नाम हम दे देते हैं बी। तो ए बी का लेंथ क्या हो गया 1 यूनिट। अब जाहिर सी बात है, हमने यहां देखा कि जब इसका हाइपोटेनस ड्रॉ होगा, ये जो हाइपोटेनस ओबी ड्रॉ होगा, ये कितना का लेंथ देगा हमें, कितने का लेंथ देगा हमें √2 का। कितने का लेंथ देगा √2 का, यानी कि ये लेंथ हमको मिल गया √2 यूनिट्स का। अब √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, लेकिन ये देखिए कि ये जो √2 का लेंथ है, ये तो अभी हवा में लटका हुआ है, ये तो अभी नंबर लाइन पे आया ही नहीं है। हमें नंबर लाइन पर लाना है ना, इस लाइन पे आना चाहिए। इस लाइन पे कितना बड़ा लेंथ होगा ये आना चाहिए, लेकिन अभी ये जो लेंथ है ये ऊपर की तरफ लटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको धरती पे लाएंगे। जो हवा में लटका हुआ है उसे वापस धरती पे लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो खींच कर लाएंगे। कैसे खींचेंगे, तो यूज करेंगे किसका, कंपास का, प्रकाल का, जिसको आप लोग प्रकाल बोलते हैं, कंपास, उसका यूज करेंगे। कंपास का यूज कैसे करेंगे, तो कंपास का जो नुकीला वाला पोर्शन है, जो लोहे का नुकीला वाला पोर्शन होता है, उसको हम रखेंगे O पॉइंट पर, और पेंसिल वाला पोर्शन जो है उसको रखेंगे B पॉइंट पे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, टेक O एज अ सेंटर एंड OB एज अ रेडियस। और जनरल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाल का नुकीला वाला पोर्शन आपको O पर रखना है और पेंसिल वाला पोर्शन आपको B पर रखना है, और उसके बाद आपको ड्रॉ कर देना है एक आर्क। आपको ड्रॉ कर देना है एक आर्क जो इस नंबर लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम हम C मान लिए। अब ये जो आर्क है C पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट की, तो जो लेंथ OB का होगा, ये तो आप जानते ही हैं कि जो लेंथ OB का होगा वही लेंथ आपका OC का होगा। जब हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सर्किल ड्रॉ करने के बाद सेंटर से हर जगह का डिस्टेंस, सर्किल के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल होता है, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। तो OB भी एक रेडियस होगा इस आर्क का, OC भी एक रेडियस होगा इस आर्क का, यानी कि OB जितना बड़ा हुआ उतना ही बड़ा क्या होगा, OC होगा। तो हमें √2 का लेंथ अब मिल गया ना नंबर लाइन पे। तो कौन सा लेंथ नंबर लाइन पे √2 का होगा, तो ऊपर की तरफ देखें तो OB आया, नंबर लाइन पे कौन आया, OC आया, और ये दोनों इस तरीके से हमने देखा कि OB का लेंथ और OC का लेंथ दोनों का क्या आ गया, √2 यूनिट्स आ गया। तो नंबर लाइन पे कौन सा लेंथ है, √2 का लेंथ जो है वो OC है। तो अब आप ये भी देख रहे होंगे कि √2 का लेंथ किसके किसके बीच में आया, तो 1 और 2 के बीच में आया। क्यों 1 और 2 के बीच में आया, तो अब ये बताइए कि √1 की वैल्यू क्या होती है, √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तरीके से हम देख रहे हैं, आप ये बताइए कि √1 की वैल्यू क्या होगी, 1, और √4 की वैल्यू क्या होगी, 2। तो √1 की वैल्यू 1 और √4 की वैल्यू 2, तो जाहिर सी बात है कि 1 और 4 के बीच में क्या क्या आता है, 2 और 3 आता है। तो √2 और √3 ये तो इन दोनों के बीच में आएगा ना, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। √2 और √3 हमेशा 1 और 2 के बीच में ही ड्रॉ होगा, अब जहां ड्रॉ हो जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि √2 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम लिखते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि √5, √8 इन सब नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग √5 को रिप्रेजेंट करना देखते हैं। तो देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए है ना, आप एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा। रूट के अंदर क्या है? 5। रूट के अंदर क्या है? यहाँ 5 है। तो 5 को हमको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं ब्रेक करता हूं 1 + 4, या आप लिख सकते हैं 4 + 1, एक ही बात है। तो इसी तरीके से ऐसे दो नंबर्स का सम लिखना है 5 को जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? वैसे दो नंबर जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हो। जैसे 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर ही 1 है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो वैसे नंबर में ब्रेक करना है जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो हमने यहाँ पे 1 और 4 में इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए, अब आप हमें ये बताइए कि 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ठीक है ना? तो ये नंबर हमें बताएगा, यहां जो स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख लिए, तो अब आपको ये बताएगा कि हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है उसमें ये जो दोनों लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ, कितने कितने यूनिट्स का लेना है। तो यहाँ दो नंबर हमें क्या मिला? 1 और 2। तो यानी कि ये लेंथ आप 1 यूनिट का ले लीजिए और ये लेंथ आप 2 यूनिट का ले लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि उसका जो हाइपोटेनस होगा वो हमें √5 ही देगा। देखिए कैसे। तो हम क्या करते हैं, यहां से 1 यूनिट का ये लेंथ आप ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होना चाहिए? 2 यूनिट्स का। तो देख लेंगे कि 2 यूनिट्स कहां आ रहा है। मान लीजिए कि यहां आया 2 यूनिट्स, यहां आया। इसे हम A लेट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा B। अब जाहिर सी बात है कि OB का लेंथ कितना होगा, आप बताइए तो। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या होता है? √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? √1 + 4 यानी कि √5। तो 1 यूनिट का अगर बेस ले लें, 2 यूनिट्स का परपेंडिकुलर ले लें, तो इसका जो हाइपोटेनस आएगा वो क्या आएगा? √5 का आएगा। तो इस तरीके से √5 आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ एक वर्क ये भी कर सकते हैं, आप 1 + 4 किए हैं, आप 4 + 1 भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी कि ये जो आपका दोनों लेंथ है ना, इसमें से किसी को 1 और किसी को 2 लिया जा सकता है। ये कंपल्सरी नहीं है कि यही 1 होगा यही 2 होगा। इस पे फोकस मत कीजिएगा। आप इसको भी 2 यूनिट ले लेते हैं, यही 1 यूनिट का रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि √5 जहां आना होगा, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही बड़ा लेंथ ड्रॉ होगा। तो फिलहाल इस जो हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग √5 का लेंथ हमें इतना बड़ा मिला है। अब क्या करेंगे, उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर वही काम, कंपास का लोहे वाला पोर्शन यहाँ लेंगे, यानी कि O को सेंटर लेंगे और OB को लेंगे रेडियस, और ड्रॉ करेंगे आर्क को। तो जो ये आर्क है आपका 2 और 3 के बीच में ही जाएगा। मान लीजिए कि ये आर्क हमने ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका नाम C मान लेते हैं। तो OB अगर √5 का है तो OC भी क्या हो जाएगा? OB अगर √5 का है तो OC भी आपका हो जाएगा √5 यूनिट्स। तो मेन हमारा जो वर्क है वो यहाँ कि आपको रूट के अंदर जो सर्ड्स हैं, 5 है, 8 है, 10 है, इसको ब्रेक कैसे करना है, कैसे दो परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इन सबों को ब्रेक करेंगे कैसे। आपने रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया कि रिप्रेजेंट करना कैसे है। अब मेन वर्क ये है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किस दो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना होगा। तो चलिए हम लोग अब उसको ब्रेक करना ही सीखते हैं। अब आप ये बताइए कि √8 है, 8 को हमें दो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना है, दो परफेक्ट स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखना है, दोनों के जोड़ के फॉर्म में लिखना है।
बताइए कौन कौन सा 2 नंबर हो सकता है? बिल्कुल सही, 4 प्लस 4 लिख सकते हैं। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये भी हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर। यानी कि आपको बेस भी 2 का लेना है, 2 यूनिट का, और परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ कीजिएगा वो भी 2 यूनिट का लीजिएगा, तो उसका हाइपोटेनस √8 का हो जाएगा। अब बात करते हैं √10। चलिए √10 के लिए बताइए, तो 10 के लिए क्या होगा? √10 है, 10 को 2 परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कीजिए, बोलिए। बिल्कुल सही, 9 प्लस 1, 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और 1 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा। चलिए √13 को बताइए, यानी कि हमें 13 को ब्रेक करना है। कौन कौन सा 2 नंबर? वाह, बिल्कुल सही, 9 प्लस 4, ये किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स का हमको, ये अगर 3 यूनिट्स का लेंथ ड्रॉ कीजिएगा तो परपेंडिकुलर 2 यूनिट का लीजिएगा, या फिर अगर बेस 2 यूनिट का लेते हैं तो परपेंडिकुलर 3 यूनिट का लीजिएगा। ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना है। अब ये बताइए कि √17 को ब्रेक कीजिए, तो 17 को 2 परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना है, 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में, तो क्या क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1, यानी कि 16 किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब बताइए 18 को कैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक करेंगे, बताइए। 18 को 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक करना है, बताइए क्या क्या होगा? वाह, बिल्कुल सही, 9 प्लस 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। यानी कि बेस भी 3 यूनिट्स का लेना है और परपेंडिकुलर भी 3 यूनिट्स का लेना है। और ये 3 यूनिट्स मिलेगा कहाँ? तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो स्केल पर 1 2 3 होता है, उसको लिखिएगा ना, तो वही आपको 3 यूनिट्स बता देगा। अगर 3 यूनिट्स लेना है तो 0 से 3 तक, और फिर यही 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, तो जो हाइपोटेनस बनेगा वो √18 देगा हम। अब ये बताइए कि √20 के लिए क्या करेंगे? √20 के लिए कौन कौन सा 2 नंबर चाहिए हमको? तो √20 के लिए, चलिए 20 को 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक करना है, क्या क्या होगा? 16 प्लस 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 20 तो हो गया, 26 बताइए, 26 को ब्रेक करना है, तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 1, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो इन सब नंबर्स को अब आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब आपका होमवर्क भी यही रहेगा, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, इतने नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये नंबर को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा नंबर लाइन पे। और इसके बाद हम ये बताते हैं कि √3, √6, √7 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। फिलहाल इतने क्वेश्चंस को आप लिखिए, और फिर मैं अगले टर्म में आपको बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। लिखिए इसको आप। तो अब हम देखेंगे कि √3, √6, √7 इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो एक बात आप जान लीजिए कि अभी जैसे हमने √2, √5, √8 इन सारे नंबर्स को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये सारे नंबर्स को आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा? तो √3 के लिए आपको देखना होगा कि √3 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट हो सकता है। तो √3 के लिए आपको पहले √2 फॉर्म करना होगा, और √2 फॉर्म करने के बाद आप √3 फॉर्म करने के एबल रहिएगा। डायरेक्ट आप √3 ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर √6 ड्रॉ करना है तो ये भी आप डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 को, 6 को, 7 को, इन तीनों नंबर्स को हम 2 परफेक्ट स्क्वायर के सम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर आप ये लिखिएगा 1 + 2, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। 6 को लिखिएगा, मान लीजिए कि हम लिखते हैं 4 + 2, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
तो इसीलिए इन सारे नंबर्स को जिनको हम दो परफेक्ट स्क्वायर के सम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखेंगे कि उनसे पहले कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दो परफेक्ट स्क्वायर में ड्रॉ किया जा सकता है, दो परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है। तो पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो सीधा तक मतलब ये है कि √3 को ड्रॉ करने के लिए हमें पहले √2 को ड्रॉ करना होगा। ये तो √2 को ड्रॉ करना भी हम देखे हैं कैसे। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म करना होगा। ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा √2 यूनिट का। ये मान लीजिए कि O हो गया A और B। अब हमें चाहिए √3, क्या करेंगे? तो अब ये बताइए कि ये हो गया हमारा, अगर लाइन ऐसे रहे और लाइन ऐसे रहे तो सीधा रहे तो इसका परपेंडिकुलर भी सीधा ही ड्रॉ होता है। लेकिन अगर लाइन टेढ़ा हो तो क्या इसका परपेंडिकुलर सीधा ड्रॉ होगा? नहीं, इसका परपेंडिकुलर भी टेढ़ा हो जाएगा। परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। और ये जब आप प्रोटेक्टर का यूज करके जब इस ऐसे लाइन पे 90 का एंगल फॉर्म करेंगे तो खुद देख सकते हैं कि 90 इसका सीधा नहीं जाएगा, टेढ़ा जाएगा। तो अब क्या करना है, जब ये √2 ड्रॉ हो गया तो हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया। क्या करना है, √2 वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो √2 वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इस परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट का लेंथ ले लेंगे। कितने का लेंथ लेंगे? 1 यूनिट का। जैसे ये 1 यूनिट का लेंथ लिए हैं, वैसे ही ये भी 1 यूनिट का ही लेंथ लेंगे। तो मान लीजिए कि 1 यूनिट का लेंथ यहां आया, ये OAP, इस पॉइंट को हम ले लिए C। अब क्या करेंगे, O से C को ज्वाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, O से C को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो OC का लेंथ होगा, ये लेंथ होगा हमारा √3। अब कहिएगा सर कैसे √3? तो अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, OBC को, OBC, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जा सकता है ना। तो अब ये बताइए कि इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है √2। इसका लेंथ √2 ही ना ड्रॉ किए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर की इक्वल होगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी? OC स्क्वायर। अब ये बताइए कि √2 का स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू आती है? 2, और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया OC स्क्वायर। अब स्क्वायर ये हो गया आपका 3 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो अब OC की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका OC का वैल्यू अगर फाइंड आउट कीजिएगा तो स्क्वायर के कारण यहाँ आ जाएगा √3। तो OC का लेंथ √3 आ गया। तो यानी कि आप √2 का ड्रॉ करने के बाद जब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो अगला हाइपोटेनस √3 का बनेगा। फिर अब आप बता सकते हैं कि यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और 1 यूनिट का लेंथ ले लें तो ये जो हाइपोटेनस होगा कितने लेंथ का होगा? बिल्कुल सही, जब ये √2 हुआ, ये √3 हुआ तो ये हो जाएगा √4, यानी कि 2। तो जब इसके लाइन को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिएगा इस टाइप से तो ये 2 पर जाके आपको मिलेगा। फिर √5 वाला जो लाइन हमें मिल गया, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट का अगर आप ले लें, परपेंडिकुलर का लेंथ 1 यूनिट फिक्स करना है, वो 1 यूनिट ही रखिएगा। अगर ये 1 यूनिट का ले लें, अब बताइए तो हाइपोटेनस कितने का आएगा? तो √5, यानी कि ये भी 1 1 1 बढ़ते जाएगा। √2, √3, √4, √5, √6 ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। तो हमें तो √3 ड्रॉ करना था, तो √3 के लिए हम क्या किए, पहले √2 ड्रॉ किए और √2 ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लिया √2 पे, तो जो उसका हाइपोटेनस हुआ वो मिल गया हमें √3। तो इस तरीके से अब नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो देखिए
जैसे √2 किए हैं, ये हो गया 1 यूनिट। परपेंडिकुलर भी हमारा जो है वो आप बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लेंथ कितने का होना चाहिए, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का ये ले लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका हाइपोटेनस √2 हो जाएगा। ये हो गया √2। अब जब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो मिटा देते हैं, यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, तो ये जो हाइपोटेनस है ये हो जाएगा √3। इसका नाम हमने ले लिया सी। तो √3 का लेंथ हमें मिल तो गया, OC √3 होगा, लेकिन पिछले क्वेश्चन के जैसा ये भी आपका अभी हवा में ही लटका हुआ है। ये आपका कहाँ है, तो ये अभी आपका धरातल पे, धरती पे नहीं आया है, तो इसको खींच के धरती पे लाएंगे। ठीक वैसे ही जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं, कैसे करेंगे, तो प्रकाल का नुकीला वाला पोर्शन यहाँ डालेंगे, पेंसिल का पोर्शन यहाँ डालेंगे, और हम ड्रॉ कर देंगे एक आर्क। और ये आर्क फिलहाल यहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम कोई सी तक हो गया तो डी ले लेते हैं। तो जो लेंथ OC का होगा वही लेंथ OD का होगा, यानी कि कितना होगा, √3। तो √3 का कैसे रिप्रेजेंट करना है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है रिप्रेजेंट करना है √3 को। अब हम लोग √6 को देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कि √6 और √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अभी तो मैंने बता दिया कि आप 6 को या 7 को कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर के सम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो ढूंढेंगे कि इसके पहले कौन सा नंबर था जिसको हमने डायरेक्ट ड्रॉ किया था। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में √5 को डायरेक्ट ड्रॉ किए थे ना, तो हम सबसे पहले √5 को वापस ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 यूनिट्स का परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये 2 यूनिट्स का परपेंडिकुलर कहिए या बेस कहिए, एक ही बात है। O से लेके A तक, OA कितना हो गया, 2 यूनिट्स। इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो हमने ये 1 यूनिट का कर दिया, और O से इस पॉइंट को मिला देंगे, इसका नाम B ले लिए, तो O से B को मिला दिए, ये हमारा हो गया √5। तो √5 हो गया। अब √6 का ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो बस वही काम, अब √5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, यानी कि यहां से 1 यूनिट का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का जो ये परपेंडिकुलर होगा, तो जाहिर परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा किसी तरीके से ड्रॉ कर दिए। इसके साथ इसका 90 का एंगल बनना चाहिए, और लेंथ होना चाहिए 1 यूनिट का। तो इस पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ हुआ 1 यूनिट, तो इसका नाम हम दे दिए C। तो OC का लेंथ कितना हो जाएगा, OC का लेंथ हो जाएगा √6। अब √7 का ड्रॉ करना होगा, तो क्या करेंगे, पहले √5 ड्रॉ करेंगे, फिर √6 ड्रॉ करेंगे, और फिर यहां से क्या करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे, और मान लीजिए कि ये C हो गया, तो इसका नाम D ले लेते हैं, और ये हो गया OD कितना हो जाएगा, √7। OC कितना हुआ, √6। और नंबर लाइन पर कैसे लाना है वो तो आप जान ही गए। अगर √6 को लाना है तो यहाँ रखेंगे नुकीला वाला पोर्शन, इसको लेंगे सेंटर, इसको लेंगे रेडियस, और ड्रॉ कर देंगे आर्क। अगर √7 को ड्रॉ करना है तो ये होगा सेंटर, ये होगा हमारा रेडियस, और आर्क ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से √6 √7 हमारा ड्रॉ हो गया। तो अब आपको उम्मीद है सारे क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी टाइप के क्वेश्चंस हो। तो पिछला क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया था, अब इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए, और आप लोगों ने लिख लिया। और रही बात उस ऐसे क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन की, तो मैंने जो पिछली वीडियो आपको बताई थी, पिछली वीडियो में आप जाकर उसको देख सकते हैं, वहां मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन कर दिया है। तो आप प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस क्या होगा, कि कैसे लैंग्वेज में उसको सॉल्व करना है, लैंग्वेज में क्या लिखना है, उसके लिए आप मेरे पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।